जी जी करें स्टार्ट। ठीक। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू? होप all of you are fine, safe and sound. It's a long time ago when we see each other. Now today we are going to start our first Zoom lecture, and we have to start chapter number 3 of this book. 2 chapter we have been covered on YouTube lectures. If you have missed any topic, you can go to YouTube and see the lecture. All of the lectures of chapter number 1 and 2 are posted on YouTube. ठीक हो गया? Now we are going to start our third chapter of book 10. ठीक है जी. Now the chapter is economic development. Economic development, माशी तरक्की. माशी तरक्की क्या होती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है? इफ वी सी कॉमन डेफिनेशन, अगर हम लेमैन डेफिनेशन देखें तो इकोनॉमी जो है इज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स फॉर अ कंट्री, कम्युनिटी, एनी बिजनेस. ठीक है. जिस मुल्क, किसी भी मुल्क के जो मनी मैटर्स होते हैं, कहाँ से उसके पास पैसा आएगा, कहाँ से वो पैसा यूटिलाइज, कहाँ यूटिलाइज करेगा, किस किस तरह मुल्क में पैसा अर्न होगा, मैनेजमेंट कैसे करनी है किसी भी मुल्क के फाइनेंशियल मैटर्स की, फाइनेंशियल सेटअप की मुल्क में, उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं. कि कहाँ हमने चीजें प्रोड्यूस करनी है, कौन कौन सी हमारे पास सर्विसेज हैं जिनके थ्रू वी हैव टू अर्न फॉर आवर कंट्री. हम किस तरह अपने मुल्क में चीजों को बनाएंगे, किस तरह चीजों को प्रोड्यूस करेंगे, और खाली चीजें ही नहीं बल्कि हमारी सर्विसेज जो हमारे मुल्क में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, आईटी स्पेशलिस्ट, ये सब लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से भी जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो भी हमारी इकोनॉमी का हिस्सा बन रहा है. सो इट्स डिसाइडेड कि व्हेनेवर वी कम टू नो दिस टर्म इकोनॉमी, तो हमें ये समझ आ जाएगी कि हम मनी मैटर्स के बारे में बात कर रहे हैं. हम हाउ टू मैनेज द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ अ कंट्री. ठीक है. दिस इज द लेमैन डेफिनेशन. ये एक आम आदमी को समझाने के लिए डेफिनेशन है. बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बुक, जो किताब की डेफिनेशन है, उसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रोफेसर ऑर्थर ल्यूस की डेफिनेशन से. और ये डेफिनेशन क्या है? द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वो भी आपको यही बात बता रहा है कि किसी भी मुल्क की में जो इंक्रीज होती है, किसी भी मुल्क में जो अशिया होती हैं और खिदमात होती हैं, उनकी जो पैदावार होती है, प्रोडक्शन होती है, उसमें जो इजाफा होता है, उसका नाम इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. ठीक है. हम इकोनॉमी को तरक्की दे रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं. किस तरह? अपनी चीजों को की प्रोडक्शन को ज्यादा करके, और अपने जो सर्विसेज देने वाले लोग हैं, यानी कि पढ़े लिखे अफराद हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आईटी स्पेशलिस्ट, उन सबको हम नंबर में ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारा मुल्क जो है उसकी इकोनॉमी डेवलप करेगी. ठीक है. To lead a better life, fundamental changes are brought about an economy which results in economic development. और अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगियों को बेहतर करें, तो हम क्या करते हैं? हम फंडामेंटल चेंजेस आर बेसिक चेंजेस, बहुत बेसिक जो चेंजेस होती हैं, उनको हम अपनी इकोनॉमी में लाते हैं, जिसके नतीजे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो होती है. इन शॉर्ट, हम कह सकते हैं कि जो बैकवर्ड इकोनॉमी होती है, पसमानदा इकोनॉमी होती है, पुअर इकोनॉमी होती है, उसको अगर हम बेहतरी की तरफ लेके जाएं, इम्प्रूव करें, उसको मॉडर्नाइज करें, उसको बेहतर करें, तो उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं. ठीक है. हैव यू अंडरस्टूड? समझ आ गई सबको? यूनस, अहमद, से समथिंग. यस. ठीक है. यूनस, where are you? अहमद, दानियाल, इब्राहिम, अरीना, say something.
Elsa, Fatma, have to say something? No. It means you have understood the definition of economic development. Now, economic development in Pakistan through the decades. Decades होते हैं 10 साल. 10 साल का जो अरसा होता है उसको हम डिकेड बोलते हैं. ठीक है जी. अब पाकिस्तान बना था 1947 में. पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ऑन 1947. तो पहले हमारे पास हम देखेंगे कि 19 थ्रू दिस पीरियड फ्रॉम 1947 टिल 1950 हमारा पहला पीरियड था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. और वो कैसा था, हमें मुल्क की इकोनॉमी किस हालत में मिली थी, हमें मुल्क जो था वो किस हालत में इंडिया और ब्रिटिशर्स ने डिवाइड करके दिया था और इंडियंस ने हमारे साथ क्या किया था. ठीक हो गया. ये है हमारा फर्स्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और इसमें जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे जो पाकिस्तान को मिले थे एज अ शेयर आफ्टर इट्स क्रिएशन, उसके बनने के बाद हमें अपना हिस्सा जो मिला था इंडिया से वो इतना ज्यादा नहीं था. इट वॉज इनकेपेबल ऑफ फुलफिलिंग द कंट्रीज नीड. वो काफी नहीं था कि हम अपने मुल्क को चला सकें और हमारा मुल्क उनके उसके ऊपर डिपेंड कर कर जो है वो स्मूथली चल सकता है. ठीक है. और क्या वजह थी इसकी, क्योंकि जो सोर्स ऑफ इनकम थी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में वो ज़राअत थी, एग्रीकल्चर थी. एंड बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बनने से पहले जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो थी इट वाज मोस्टली कंट्रोल्ड बाय नॉन मुस्लिम्स. जाहिर है जब पाकिस्तान नहीं बना था वी वर इन अ सब कॉन्टिनेंट लिविंग टुगेदर विद हिंदूज. तो उस वक्त या तो सारा बिजनेस ब्रिटिशर्स के पास था और या फिर ब्रिटिशर्स के फेवरेट्स जो थे हिंदूज, या फिर बिजनेस जो था वो हिंदूज के पास था. जो अपर पोजीशंस थी वो ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स के पास थी. और उसके बाद ब्रिटिशर्स के फेवरेट्स जिन्हें वो फेवरेट समझते थे वो कुछ जॉब्स, कुछ डिपार्टमेंट्स हिंदूज के हवाले कर देते थे. मुसलमानों के पास कुछ नहीं था. और वो लोग जो माइग्रेट करके इंडिया से आए, जो जाहिर है जब वो पाकिस्तान आ गए एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, तो ये लोग जो थे ये माइग्रेटेड टू इंडिया ड्यू टू विच अ गैप वाज क्रिएटेड इन द फील्ड ऑफ ट्रेड. जाहिर है जब कुछ लोग हमारे पास आ गए उनको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जॉब्स नहीं थी उनके पास, और जो इंडिया में रह गए वो एक्सपीरियंस्ड थे. तो हमारे पास मुल्क में एक खला पैदा हो गया. मुल्क में जो थी वो एक गैप आ गई कि हमारे पास कोई बिजनेस और कोई फील्ड जो थी वो सेफ नहीं थी. और इस गैप को पुर करने के लिए भारत से माइग्रेट करके आने वाले मुसलमान बिजनेसमैन जो थे उसकी जो मेजॉरिटी थी उन्होंने कराची में रिहाइश जो थी वो इख्तियार कर ली. वो कराची में आकर बेस कर गए और जिससे कराची हमारी तिजारत और सनत का मरकज बन गया. सेंटर ऑफ जो था वो बिजनेस और ट्रेड जो था वो कराची बन गया हमारा उस वक्त, क्योंकि जो लोग वहां से आए वो कराची में सेटल हुए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. देन द गवर्नमेंट हेल्ड एन इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. और फिर गवर्नमेंट ने एक सनती कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि सनतों का कयाम किया जाए, सनतों को स्टेब्लिश किया जाए और मुल्क में जो हमारी इकोनॉमी है उसको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की तरफ लाया जाए. और इस कॉन्फ्रेंस में इन दिस कॉन्फ्रेंस रिकमेंडेशंस दी गई फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स. और कहा गया कि मुल्क में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लगाया जाए रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल्स. वो रॉ मटेरियल, वो खाम माल, रॉ मटेरियल मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि वो मटेरियल होता है, वो बेसिक मटेरियल होता है, इनिशियल मटेरियल होता है जिससे हम चीजों को तैयार करते हैं. जिस तरह हम कपास से कॉटन तैयार करते हैं, हम कपास से जो कॉटन निकलती है उससे हम अपने गारमेंट्स, अपनी और चीजें, कॉटन प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ठीक है. तो हमारे लिए जो कपास होती है वो रॉ मटेरियल होती है. तो हमारे पास जो उस वक्त गिवन एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल था उसको इस्तेमाल करके इंडस्ट्री को स्टेब्लिश किया जाए. और हमारे पास कौन कौन सा रॉ मटेरियल था उस वक्त? हमारे पास जूट था जिसे पटसन बोलते हैं. जूट जो है ये एक
प्लांट या फाइबर होता है जो यूज किया जाता है रफ कपड़ा बनाने के लिए। जूट जूट के आपको बैग्स मिलते हैं, जूट के आपको, और टेंट्स वगैरह बनते हैं, ये चीजें बनती हैं, ठीक है। ये एक बड़ा रफ कोर्स किस्म का, खुरदरा किस्म का मटेरियल होता है, और ये एक प्लांट होता है जिससे ये हासिल किया जाता है। ठीक है जी, हमारे पास जूट था, हमारे पास कॉटन थी, हमारे पास लेदर थी, हमारे पास चमड़ा था, कपास थी, और पटसन थी जिसे जूट बोलते हैं, और इनसे हम चीजों को तैयार कर सकते थे। और यही सिफारिशात पेश की गई कि हम इन चीजों को यूटिलाइज करके हम इंडस्ट्री को सेटअप करें, ताकि हम इनको यूटिलाइज करें रॉ मटेरियल्स को, और अपने मुल्क के लिए चीजों को तैयार करें, ठीक है। एंड टू प्रमोट द वर्क ऑफ इन्वेस्टर्स, और जो मुल्क में सरमायाकारी है उसको फरोग देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए एक इंडस्ट्रियल बोर्ड और मालियाती कॉरपोरेशन जो थी वो कायम की गई, जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी उसका आगाज हुआ, वो स्टार्ट हुई। तो क्या मुल्क में बना प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टर्स को फरोग देने के लिए। जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं मुल्क में वो इन्वेस्टर्स होते हैं, सरमायाकार होते हैं। तो एक इंडस्ट्रियल बोर्ड और इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाई गई, जिसको जो था वो इकोनॉमिक, जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट। नाउ द second period of economic development. Have to say something, girls? अरीना, No, miss. समझ आ रहा है बेटा? Yes, miss. Sir. पक्की बात है? जी. चलो श्योर, ठीक है जी। अब सेकंड पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा दूसरा फेज जो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो किस तरह स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ। और हमारा दूसरा फेज जो था वो 1950 से लेकर 1960 तक का पीरियड था, 1950 से 1960 तक, जिसमें के हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या फेज थी वो हमें देखनी है, ठीक है जी। अब ड्यूरिंग द कोरियन वॉर जो थी ये 1950 में शुरू हुई थी और 1952 तक ये रही थी। और ये वॉर जो थी ये कोरिया में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान हुई थी। और इस वॉर की वजह से पाकिस्तान ने एक बहुत ही ज्यादा लिबरल किस्म की, बहुत ही ज्यादा आजादाना किस्म की पॉलिसी जो थी, सॉफ्ट पॉलिसी जो थी, बिजनेस पॉलिसी जो थी, ट्रेड पॉलिसी जो थी, वो इंट्रोड्यूस की, उस पर अमल किया। और इसकी वजह से, इस पॉलिसी की वजह से बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, दूसरे मुल्कों का पैसा, फॉरेन करेंसी जिसे बोलते हैं, वो ज़र मुबादला, जो वो पैसा जो हम अपनी चीजों को बेच के दूसरे मुल्कों से हासिल करते हैं, उनकी करेंसी, उसे हम फॉरेन रेवेन्यू बोलते हैं, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। जिस तरह डॉलर्स हैं, पाउंड्स हैं, ये सारे यूरोज हैं, ये सारे फॉरेन करेंसी है। तो हमें बहुत इस लिबरल पॉलिसी की वजह से we earned a lot of foreign exchange, हमने बहुत सारा ज़र मुबादला कमाया, ठीक हो गया। और वॉर एंडेड एंड देयर वाज अ फॉल इन द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल। और फिर क्या हुआ, जब जंग खत्म हुई तो इसके बाद जो हमारा रॉ मटेरियल था, बेसिक मटेरियल था जिससे हम चीजें बनाते थे, उसकी कीमतों में कमी हुई। और हुकूमत ने जो हमारी जो चीजें थी उनके ऊपर जो दरामद की पाबंदियां थी वो आयद कर दी। हुकूमत जो थी उसने इम्पोज कर दी रिस्ट्रिक्शंस कि हम अब कोई चीज इम्पोर्ट नहीं करेंगे। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ एवरीडे यूज। जो हम आम दिनों में चीजें यूज करते हैं उसके ऊपर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी कि अब हम वो चीजें बाहर से नहीं खरीदेंगे। आप जाते हो मार्केट और जाके कहते हो कि मुझे फेस वॉश चाहिए, वो आपको कोई लोकल फेस वॉश देता है, आप कहते हो नहीं नहीं मैं ये यूज नहीं करती, भाई मेरी तो स्किन खराब हो जाएगी। अरीना कहती है ना जी ना, मेरी तो स्किन खराब हो जाएगी, मैं तो इम्पोर्टेड फेस वॉश यूज करूंगी। सो आप इम्पोर्टेड चीज खरीद लेते हो, आप इम्पोर्टेड शैम्पूज खरीद लेते हो, आप इम्पोर्टेड परफ्यूम्स खरीदते हो। लेकिन गवर्नमेंट ने उस वक्त
बाहर से चीजें मंगवाने के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, सख्ती कर दी कि अब हम रोजमर्रा की चीजें बाहर से नहीं मंगाएंगे, और इसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री थी, इट हैड ग्रेटली बेनिफिटेड, हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ठीक हो गया। देन इन 1952 द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेब्लिश्ड अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, एक मालियाती अदारा जो था वो हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया 1952 में, और इसको पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम दिया गया। और ये कॉरपोरेशन जो थी बेसिकली क्या करती थी, इन्वेस्टेड, इसने क्या किया, इसने इन्वेस्ट किया किन चीजों में, सीमेंट के ऊपर, कागज के ऊपर, सुई गैस पाइपलाइंस के ऊपर, शिप यार्ड के ऊपर। शिप यार्ड्स क्या होते हैं? शिप यार्ड वो जगह होती है जहां शिप्स को बनाया जाता है और उनको मुरम्मत की जाती है, रिपेयर की जाती है। तो इस कॉरपोरेशन ने बेसिकली अपना पैसा जो था, अपने इन्वेस्टमेंट जो थी, वो सीमेंट, पेपर, सुई गैस पाइपलाइंस और शिपयार्ड के ऊपर की। और 1959 से 1960 तक जो शेयर था इंडस्ट्रियल फील्ड का पाकिस्तान के जीडीपी पर, वो 11.9% था। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी बोलते हैं खाम कौमी पैदावार को। खाम कौमी पैदावार क्या होती है? जीडीपी एब्रीविएशन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, और इसको हम उर्दू में कहते हैं खाम कौमी पैदावार। और ये क्या चीज है? ये जीडीपी जो होता है, ये किसी भी मुल्क की टोटल वैल्यू होती है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। किसी भी मुल्क में जितनी भी चीजें आप बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ये सब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सर्विसेज और जो हमारी चीजें प्रोड्यूस हुई हुई हैं, इनका जो टोटल वैल्यू होती है, उसको हम जीडीपी बोलते हैं मुल्क में, कि मुल्क ने इन चीजों से मुल्क के अंदर क्या कमाई आई, मुल्क के अंदर कितना पैसा आया। तो उस वक्त मुल्क की जो जीडीपी थी वो 11.9% थी हमारी टोटल इकोनॉमी में। और इस पीरियड के दौरान जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी, जो हमारे बड़े पैमाने की सनतें थी, उन्होंने बहुत तरक्की की, और बहुत सारी फैक्ट्रीज जो थी वो मुल्क में इस्टेब्लिश की गई। ठीक है जी। अब ये पाकिस्तान फर्स्ट जो 5 years डेवलपमेंट प्लान था, ये 1 अप्रैल 1955 से 31 जुलाई 1960 तक था। और इसका जो वॉल्यूम था, इसका जो हुजम था, इस वो 1080 करोड़ रुपीस था। इतना पैसा जो था इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो दिया गया था, इतना इसका वॉल्यूम था। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, अगर हम उनकी बात करें, अगर हम इनके मकासद की बात करें, तो मकासद के एतबार से ये मंसूबा जो था, ये निहायत अहमियत का हामिल था। बट इट कुड नॉट अचीव ऑल इट्स टारगेट्स, लेकिन उसने अपने पूरे टारगेट्स जो थे उनको अचीव ना किया। पैसा इसके ऊपर 1080 करोड़ रुपीस लगे, लेकिन जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि किस लिए हम इतना पैसा इसके ऊपर लगाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो प्लान में पूरे नहीं हो सके, और ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स को अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर सका। एंड अकॉर्डिंग टू द रेट of development, there was an 11% increase in the national income। और अगर हम देखें तो जो हमारी कौमी आमदनी थी, अगर हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारी कौमी जो आमदनी थी उसमें सिर्फ 11% इजाफा हुआ। और हमारी जो नेशनल इनकम है वो क्या है? जो हमारे मुल्क में हमारी अपनी चीजों को बना के, हमारी अपनी चीजों को प्रोड्यूस करके जो हम कलेक्ट करते हैं, अपने रेवेन्यूज को, अपने पैसे को, वो हमारी नेशनल इनकम होती है। तो हमारी नेशनल इनकम में सिर्फ 11% इंक्रीज हुआ, और हमारी पर कैपिटा इनकम जो है ओनली इंक्रीज 3%। और पर कैपिटा इनकम क्या होती है? हमारी वो इनकम
जो एक बंदे की इनकम होती है, फीकस आमदनी होती है, जो एक बंदा कमाता है एक महीने में या एक दिन में या एक साल में या एक डेली बेसिस पे आप बेशक बात कर लें, जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी एक बंदे की जो कमाई थी वो सिर्फ 3% तक इंक्रीज हुई, सिर्फ 3% उसमें इंक्रीज आया। और जो हमारी नेशनल सेविंग्स थी वो कम हो गई, जो हमारी मुल्क की बचतें थी वो कम हो गई। मीन्स के पास जो हमारा मुल्क था, हमेशा हर मुल्क जो भी अपना खर्च करता है अपने डेवलपमेंटल प्लान्स के ऊपर खर्च करता है, वो कहाँ से करता है? वो अपने पास से तो कोई मशीनों पे नोट हर वक्त नहीं छाप रहा होता ना, तो वो यहाँ कहाँ से खर्च करता है? जो मुल्क में बजट्स होते हैं, जो मुल्क में आपके टैक्सेस लगते हैं, जो मुल्क की प्रोटेक्शन होती है, जो आप टैक्स पे करते हो, इन सब चीजों से रेवेन्यू पैसा कलेक्ट करता है और वो अपने डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में लगाता है और कुछ सेविंग्स में जाता है। तो मुल्क की जो सेविंग्स थी वो बहुत ज्यादा लो हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई। हमारा नेशनल सेविंग्स और इंडस्ट्रियल फील्ड जो थी उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो कायम की गई, जिसमें पेपर की इंडस्ट्री जो थी वो लगाई गई, गत्ता जो था, कार्डबोर्ड, फर्टिलाइजर जो हमारी खाद होती है जो हम यूज करते हैं अपने फसलों वगैरह के ऊपर, जो आबादी में इजाफे की शरह थी वो तकरीबन 1.6% सालाना था। ठीक है जी, हमारा जो पॉपुलेशन की रेशो थी वो 1.6% के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी सालाना, पर एनएम होता है सालाना। और ड्यूरिंग दिस पीरियड जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो बढ़ ना सकी, रादर द नंबर ऑफ इंपोर्ट्स रोज। एक्सपोर्ट जो चीजें हम मुल्क में बनाते हैं और बाहर भेजते हैं वो कम हो गई, और जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं उसका नंबर जो था वो बढ़ गया, और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो क्यों अपसेट हो गया? क्योंकि हमें बहुत सारा पैसा जो था, जो चीजें हम बाहर से मंगवा रहे थे उनकी जो कीमत थी, जाहिर है आप कोई चीज खरीदते हो तो उसके लिए पैसे देते हो ना, तो उसी तरह जब मुल्क में कोई चीजें बाहर से मंगवाई जाती हैं तो उनके लिए पेमेंट की जाती है और जो उसके पैसे देने होते हैं। तो जो हमारा तवाज़न था अदायगी का, पेमेंट्स थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट था, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पैसा बाहर के ममालिक को उनकी चीजों, आपको पता है ना कि डॉलर जो है वो 170 रुपीज के अराउंड है और हमारा 1 रुपया और उनके 170 रुपए। तो हमें अगर 50,000 रुपए देने हैं तो सोच लो उनको आप कितना मल्टीप्लाई करोगे तो हमें कितना पैसा उसके बदले में देना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ इसके नतीजे में? देयर वाज अ डेफिसिट ऑफ 24 करोड़ रुपीस। डेफिसिट होता है खसारा, लॉस, नुकसान। तो जो हमें था, हमारी जब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो थी वो खराब हुई तो हमें 24 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, डेफिसिट हुआ, खसारा हुआ मुल्क में। और इससे किस चीज से हुआ? हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो के फर्स्ट 4 ईयर्स में हमने किए थे। और जो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स थी वो भी हमारी ज्यादा नहीं बढ़ सकी। हमारी जो फसलों से इनकम आती है, फसलों से जो हमारी हमें इंक्रीज मिलता है हमारे पैसे में, वो भी हमारा नहीं बढ़ सकता। ठीक है। और फ्रॉम द अबव मेंशन फैक्ट्स एंड फिगर्स, अगर हम इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो इट कैन बी एस्टिमेटेड दैट द फर्स्ट 5 ईयर प्लान फेल्ड इन द मेजॉरिटी ऑफ फील्ड्स। तो हमारा जो 5 साला पहला मंसूबा था वो बहुत सारे शोबों में नाकाम रहा, फेलियर फेस किया उसने। और लेकिन इसके बावजूद इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, इसे इनकार नहीं कर सकते कि इससे जो एक्सपीरियंसेस गेन किए हमने, इस प्लान से जो हमें एक्सपीरियंसेस मिले, उससे एक मॉडर्न नई सोच जो थी
वो और एक नया अंदाजे फिक्र जो था वो पैदा हुआ, उसने जन्म लिया और हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उसकी रफ्तार तेज हो गई, वो इंक्रीज हो गई और आइंदा के तरक्याती मंसूबाजात को तश्कील देने में मदद हुई। अंडरस्टैंड गर्ल्स? से समथिंग। Yes. समझ आ रहा है बेटा सबको? Yes, miss. बोर तो नहीं हो रहे? यस मिस। यस नहीं. मिस क्या बोर हो रहे हो कि समझ आ रहा है? समझ आ रहा है। अच्छा, मैंने कहा शायद बोर हो रहे हो। बड़े दिनों के बाद आपकी आवाजें सुनी है। आई वॉज डाइंग टू, हाँ, आई वॉज मिसिंग ऑल ऑफ यू। डिड यू मिस मी? नो। यस मिस। ओके, और खुश तो बहुत हो गए, एग्जाम्स नहीं हुए। ऑब्वियस सी बात है, सारे खुश होते एग्जाम नहीं हुए तो। नहीं, लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ था उनको तो दुख हुआ होगा। ठीक है, चलो चलो हम आगे पढ़ते हैं। इंशाल्लाह आप इंजॉय करोगे, आपको समझ आती जाएगी और चीजें थोड़ी सी ये बोरिंग जरूर है, लेकिन एक दफा आप गो थ्रू कर लोगे ना, आपको ये कहानी की तरह समझ आ जाएंगे। तो यू कैन राइट योर सेल्फ, आप खुद से लिख सकते हो। इसीलिए मैं टोटली इंग्लिश में नहीं करा रही कि ताकि उर्दू में आपको आप ग्रैस्प कर लो उसको। ठीक हो गया? अब हमने पढ़ना थर्ड पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि शुरू हुआ 1960 से और 1970 में एंड अप हुआ। अब 1958 में आफ्टर कमिंग टू पावर जो मोहम्मद अयूब खान थे, जब वो इख्तिदार में आए तो उन्होंने अपनी पावर को संभालते ही सबसे पहला काम क्या किया कि जो जखीरा अंदोज थे, होल्डर्स थे, जो चीजों को जखीरा कर लेते थे, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। जिस तरह आजकल पेट्रोल जो था वो सस्ता हुआ था, 74 रुपीज का हुआ था, तो पेट्रोल शॉर्ट हो गया था। तो क्या हुआ था, लोगों ने उसको स्टॉक कर लिया था, जखीरा कर लिया था कि जब महंगा होगा हम तब निकाल के बेचेंगे। तो इनको होल्डर्स बोलते हैं, इनको जखीरा अंदोज बोलते हैं, जो चीजों को इसलिए जखीरा कर लेते हैं कि जब महंगी होगी तो हम बेचेंगे। जिस तरह चीनी और इस तरह टमाटर, टमाटर तो खैर प्रोडक्शन की चीज थी, लेकिन इस तरह चीनी को लोग गायब कर देते हैं मार्केट से, जी चीनी नहीं मिल रही। वो क्या करते हैं, वो उसको जखीरा कर लेते हैं, उसको जमा कर लेते हैं और जिस वक्त उस मार्केट में वो महंगी होती है फिर उसको बेचते हैं। तो मोहम्मद अयूब खान ने सबसे पहले बहुत ज्यादा सख्त जो पनिशमेंट्स थी, सजाएं थी, वो किन लोगों को थी, जखीरा अंदोजों को, होल्डर्स को, स्मगलर्स को, जो स्मगलिंग करके लाते थे मुल्क में, टैक्स ड्यूटी पे किए बगैर चीजों को चोरी करके बाहर से लाते थे, उनके खिलाफ। और ब्लैक मार्केटर्स जो थे, चोर बाजारी जो करते थे, उनके खिलाफ उनको बहुत ज्यादा सजाएं दी। और अटेंशन वॉज पेड टू हैवी मशीनरी सच एज, और बहुत ज्यादा जो तवज्जा थी वो किस तरफ दी, मुल्क में किस तरफ दी मोहम्मद अयूब खान ने, भारी मशीनरी की तरफ, ताकि हमारी जो हैवी इंडस्ट्री जो है, वो हैवी मशीनरी जो है वो मुल्क में लगे, वो मुल्क में आए और वो उस हमारी जो बड़ी थी इंडस्ट्रीज वो सेटअप हो, वो काम करें। और उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज शामिल थी, उसमें स्टील इंडस्ट्री थी, पेट्रोकेमिकल्स थे। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, वो केमिकल प्रोडक्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, जो हम पेट्रोलियम से हासिल करते हैं, पेट्रोलियम को साफ करके। उसमें बहुत सारे जो भी आपके ऑयल्स वगैरह हैं वो आ जाते हैं। और 1965 के बाद 1965 के बाद सनती शोबे की जो तरक्की थी उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा स्लो हो गई, डाउनफॉल हो गया उसमें। लेकिन जो हमारी एग्रीकल्चर थी उसमें उसकी जो तरक्की थी वो तेज हो गई, वो थोड़ी सी स्पीड अप हो गई। हमारी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो थी वो थोड़ी सी तेज हो गई। और इन रिलेशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, और अगर हम पाकिस्तान में जो माशी तरक्की है उसके लिहाज से देखें तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत ज्यादा उसको अहमियत हासिल है। और जो हुजम था, वॉल्यूम था इस प्लान का, वो 1919 करोड़ रुपए जो थे वो पैसे इस प्रोजेक्ट के लिए वो रखे गए थे। और 61 में इसको बढ़ा के 23 करोड़ रुपीस कर दिए गए थे। और ड्यू टू दिस प्लान, इस मंसूबे के तहत जो इम्प्रूवमेंट थी
मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो बहुत ज्यादा तेज हुई, मुल्क की जो माशी तरक्की थी उसमें बेहतरी आई, और जो हमारी कौमी आमदनी थी, नेशनल इनकम जो थी, वो बढ़कर 30% तक चली गई। और जो हमारा इंडस्ट्रियल फील्ड था, सनती शोबा था, इसमें 40% एनुअल जो था वो इंक्रीज हुआ। 40% एनएम के हिसाब से, एनएम होता है एनुअल, सालाना इंक्रीज हुआ। और हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी वो 60% सालाना पे चली गई। वो चीजें जो हम मुल्क से बाहर भेज रहे थे, बरामद कर रहे थे, उनमें 60% इजाफा हुआ। और जो एग्रीकल्चरल हमारी फील्ड थी वो बढ़कर 15% हो गई। और एम्प्लॉयमेंट जो हमारी रोजगार के मौके थे वो ज्यादा नहीं बढ़ सके, हम लोगों को उस पीरियड में ज्यादा नौकरियां, जॉब्स नहीं दे सके। और सेकंड 5 ईयर प्लान जो था अचीव्ड इट्स गोल्स कंसिडरेबली, उसने किसी हद तक कामयाबी जो थी वो हासिल कर ली। बल्कि कई जो डिपार्टमेंट्स थे उसमें तो तरक्की जो थी वो एक्सपेक्टेड टारगेट से भी क्रॉस कर गई, ज्यादा हो गई। और पाकिस्तान की जो माशी तरक्की थी उसके लिहाज से दूसरा जो 5 साला मंसूबा था उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। और ड्यूरिंग 65 to 70 जो थर्ड 5 ईयर डेवलपमेंटल प्लान था वो बनाया गया। इसका वॉल्यूम 52 करोड़ रुपीस था। वॉल्यूम होता है वो पैसा, हुजम, वो पैसा जो उस प्रोजेक्ट के लिए रखा गया होता है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। और ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान जो डेवलपमेंट थी इंडस्ट्रियल फील्ड में वो 9% थी। और देयर वाज अ ड्रॉप ऑफ 4% इन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो मुल्क में सरमायाकारी कर रहे थे उसकी शरह में 4% कमी हो गई। मुल्क में सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट 4% कम हो गई। और जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट थी वो हमारी जो थी वो 4.5% सालाना हो गई। और जो ग्रोथ थी एक्सपोर्ट्स में वो 7% पर एनम तक चली गई, और सालाना के हिसाब से उसमें इजाफा हो गया। और जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो could not provide with the resources and favorable conditions required for an economic development plan। और जितने साजगार उसको हालात जो थे, हकीकी जो हमारा तीसरा 5 साला मंसूबा था उसको जो हकीकी रिसोर्सेज और हालात मैसर ना आ सके, अच्छा एनवायरनमेंट जो था, अच्छी कंडीशंस फेवरेबल ना मिल सके, जिसकी वजह से जो माशी तरक्की थी उसका जो प्रोग्राम था वो मंसूबा जो था वो मुकम्मल तौर पर सक्सेसफुल ना हो सका, कंप्लीटली सक्सेसफुल ना हुआ हमारा ये प्लान। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये तो खैर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। आपने ये जो डेफिनेशन है ना पीछे हमने पढ़ी, इकोनॉमिक डेफिनेशन ऑफ प्रोफेसर ऑर्थर ल्यूस, ये डेफिनेशन बहुत आती है, इसको आप रट लो। ये शॉर्ट आंसर्स में पेट क्वेश्चन होता है कि ये आएगी। ठीक है अरीना? अरीना, आर यू Yes, लिसनिंग? miss. ठीक है, इसको Yes. बेटा आज ही याद कर लेना ताकि जो छोटी छोटी चीजें हैं ना वो आप पेंडिंग ना करो। और पिछले भी आपको इंशाल्लाह नोट्स अगर अभी नहीं मिले तो आपको मिल जाएंगे, इसके नोट्स सारे बने हुए हैं। ठीक हो गया। नाउ अगला है द फोर्थ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1970 to 1980। अब ये वो पीरियड है 1970 से ऑनवर्ड्स जिसमें ईस्ट पाकिस्तान जो है वो हमसे अलग हो गया था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पहले दोनों पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करते थे, और ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान बोथ जो थे वो पाकिस्तान के दो विंग्स थे। लेकिन 1971 में ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था और वो बांग्लादेश के नाम से एक अलग मुल्क बन गया था। ठीक है, इसलिए ये पीरियड जो था ये खासा मुल्क की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें खासा डिस्टर्बिंग था, क्योंकि जाहिर है आधा मुल्क जो था, मुल्क का एक हिस्सा जो था वो हमसे अलग हो गया था। जो सेपरेशन थी ईस्ट पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तान से, वो बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए ट्रेजेडी थी, बहुत बड़ा सानिया था। और जब 1971 में जुल्फकार अली भुट्टो टुक ओवर द पावर, जब जुल्फकार अली भुट्टो हुकूमत में आए, उन्होंने हुकूमत संभाली, तो पाकिस्तान जो था वो बेशुमार मसाइल जो थे, बेशुमार प्रॉब्लम्स जो थे उसमें
घिरा हुआ था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को उस वक्त फेस करने पड़ रहे थे। और इन द फर्स्ट 7 years ऑफ दिस डिकेड, और इस अशरे की, इस डिकेड की इन 10 सालों में से जो पहले 7 साल थे उसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, मायूसकुन थी। और पाकिस्तान की जो करेंसी थी, वो डीवैल्यू हो गई थी। वो उसका जो कदर जो थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी, और उसके मुकाबले में बाकी करेंसीज जो थी वो ऊपर चली गई थी, और पाकिस्तान की करेंसी की कीमत में कमी हो गई थी। और इस डिवैल्यूएशन की वजह से जो हमारे पैसे की हुई थी, हमारा पैसा जो डिवैल्यू हुआ, उसकी करेंसी में की वैल्यू में कमी आई, तो उसकी वजह से अमेरिकन डॉलर्स जो थे वो उस वक्त 1970 से ऑनवर्ड 71 में 4 रुपए 76 पैसा का था, मतलब ₹4.25 का था। और एकदम वो ₹4.25 से 11 रुपए पे चला गया। इतना बढ़ गया पाकिस्तान की करेंसी नीचे आने की वजह से। और जो नेशनलाइजेशन थी, जो हमने मुल्क में जो कारखाने वगैरह नेशनलाइज किए थे, हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिए थे, उसमें ऑयल के कारखाने, जैसे घी वगैरह के कारखाने, तिजारती बैंक, कमर्शियल बैंक्स, और जो हमारी एरोप्लेन कंपनीज थी, हमारी आटा मिले थी, हमारा कॉटन जिनिंग जो फैक्ट्रीज थी। कॉटन जिनिंग होता है वो प्रोसेस जिसमें सेपरेट किया जाता है कॉटन फाइबर्स को, कॉटन सीड्स से, बीजों के ऊपर से कॉटन को रिमूव किया जाता है। वो हमारी फैक्ट्रीज, और जो हमारी राइस थ्रेशिंग फैक्ट्रीज थी। राइस थ्रेशिंग फैक्ट्रीज भी वो होती हैं जो चावल के ऊपर जो लगा होता है, उसका जो ब्राउन सा लेयर होती है, जो सीड्स के ऊपर से जो ग्रेन